हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को पता है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर अगर रेजिस्टेंस किसी वायर का बढ़ जाए तो उससे करंट कम या ज्यादा होगा। तो आज इन इन दोनों सवालों के जवाब हमारे कॉमन टॉपिक ओम्स लॉ में पाएंगे। ओम्स लॉ आपको सारे फैक्ट्स के बारे में बता देगा कि करंट, वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस एक दूसरे से किस तरीके से रिलेट करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे ओम्स लॉ, जो आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे कि करंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फिर हम इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम इसका इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे कि ओम्स लॉ का इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है, और फिर हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक। देखिए, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ में क्या बताता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, तो वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब आप देख सकते हैं करंट क्या होता है हमारा आई, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी। तो आई और वी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हैं, यानी कि पोटेंशियल बढ़ने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ने से पोटेंशियल बढ़ता है। तो जो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है, हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जो वी है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कहीं पर से, ये जो साइन हटाएंगे इसकी जगह जब आप इक्वल्स टू का यूज करते हो तो वहां पर कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आती है। तो इसके अंदर वो क्या होता है, वो होता है हमारा आर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। दिस लॉ एंड इसका जो फॉर्मूला है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल में, चाहे वो स्टार्टिंग के हो या पीछे इलेक्ट्रिकल पावर का हो, तो हर जगह आपको वी आई आर का यूज करना पड़ेगा। और इसको याद रखने के लिए आप सीधा इसको ऐसे याद करो, वी आई आर। तो वी आई आर वीर से भी याद हो जाएगा आपको ये। अब इसके अंदर हम देखते हैं वी क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या है करंट, सॉरी आई क्या है करंट, और आर एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो आपने यहाँ पर डिफाइन की है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज होती है जो करंट के मोशन को अपोज करती है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये चीज हम देखते हैं यहाँ पर, फिर मैं आपको बताती हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग करंट। ये वाला जो पार्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देंगे। जैसे आपको बोल दिया कि अगर वोल्टेज इतना बढ़ गया तो करंट कितना होगा, एक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आपको हाई दे रखा है तो करंट कितना होगा, लो होगा कि हाई होगा। इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे देखिए हमने क्या देखा, V इज इक्वल्स टू आई आर है। तो अगर मुझे आई की वैल्यू निकालनी है तो आर इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। तो यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम देखेंगे तो ऊपर V है ना, तो I तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर सर्किट के अंदर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वहां पर करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे कि हम देख सकते हैं आर नीचे है, तो इसका मतलब क्या है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्सली का मतलब क्या होता है हमारा, इनवर्सली का मतलब ये होता है कि एक फैक्टर बढ़ने से दूसरी चीज कम होगी। जैसे अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस का, मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई होगा, तो उसका जो करंट है वो क्या होगा, लो होगा। वही चीज मैंने आपको भी रेजिस्टेंस की डेफिनेशन में बताई, रेजिस्टेंस क्या है, जो करंट को रोक रहा है। तो अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है तो मतलब करंट तो लो ही हुआ ना उसका, और अगर रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो करंट मतलब उसमें ज्यादा जा सकता है, जैसे कंडक्टर्स के केसेस में होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर समझ आया होगा ओम्स लॉ क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, वी आई आर, और ये हमारे सिलेबस का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे पेपर में पूछा जाता है। इसकी स्टेटमेंट भी है कि ओम्स लॉ पे क्वेश्चन कैसे आता है, ओम्स लॉ लिखना है, फिर उसका वी आई ग्राफ बनाना है और उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हम इन दो के बारे में पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज ये याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है, तो वहां से जाके नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं वी आई ग्राफ। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा कि वी और आई एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन बनेगा। ठीक है, अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो करंट है वो आप हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लोगे, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम हमेशा वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन बन जाएगी। तो ये क्या है हमारा वी आई ग्राफ। ठीक है, इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करे, यहाँ से टच हो रही है ना ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया कि जो v है i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मान लो अगर आपको इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, देखिए v है i है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, v इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो v दिया है i दिया है, तो i अगर आप यहाँ डिवाइड में ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये r के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किस चीज के बारे में बताता है, रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे देखिए अगर मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू लिया इस पॉइंट पे और इस पे वी की वैल्यू, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा हमें क्या बताएगा कि इस कंडक्टर का या फिर इंसुलेटर जो भी मटेरियल है हमारे पास उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसमें जब आपको वी आई ग्राफ लिखना आएगा ना पेपर में ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के साथ, तो बस आपको इसे ड्रॉ करना और कुछ नहीं लिखना। एक ये चीज आप मेंशन कर दीजिए,
कि जितना स्लोप ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ओम्स लॉ। एक बार मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमने इतनी सारी चीजें क्यों ली। देखिए, हम सबसे फर्स्ट क्या लेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। V है, I है, R है, ठीक है। आपको ये पता है एक बैटरी तो आपको लगानी होती है, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे। उसी सीक्वेंस में हम लगा देंगे की। अब यहाँ पर I यानी कि करंट आ रहा है, करंट को किससे मेजर करते हैं, एमीटर से, तो मैंने एमीटर भी लगा दिया, ठीक है। R यानी कि रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कोई फिक्स वैल्यू का रेजिस्टेंस भी होगा और वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होगा। वेरिएबल मतलब जो मैंने आपको सिंबल्स वाली क्लास में बताया था कि वेरिएबल का मतलब ये होता है आप इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो हमने क्या किया, एक फिक्स रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और वेरिएबल जिसको हम रियोस्टैट बोलते हैं वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, वी यानी कि पोटेंशियल। अब पोटेंशियल को हम मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जहां पर होगा वहां पर हम वायर का वो लगा के जॉइंट यहाँ पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ओम्स लॉ का इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट। एंड ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है बस क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। देखिए, बैटरी की लगाना है, एमीटर वोल्ट मीटर रहेगा, आर है तो सिंपल रेजिस्टेंस भी लगाएंगे और रियोस्टैट भी लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तो इसमें दो न्यूमेरिकल्स आपको मैं बताऊंगी आज की वीडियो में। तो देखिए, इसमें हमें क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें इसका पोटेंशियल दिया हुआ है क्या, 12 वोल्ट। तो इसमें वी हमें कितना दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। इट इज अप्लाइड अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ 6 ओम। तो जिसमें आपको रजिस्टर क्या दिया हुआ है, 6 ओम दिया। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द करंट फ्लोइंग। करंट फ्लोइंग यानी कि हमें निकालना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। अब हम इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालना है तो जो आर है V के नीचे जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, V I इज इक्वल्स टू V बाई आर। अब V कितना दिया है 12, आर कितना दिया है 6, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 एम्पियर। तो यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो करंट है 2 एम्पियर है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे फॉर्मुले याद नहीं रखने, जैसे I इज इक्वल्स टू V बाई आर है, बस एक कॉमन फॉर्मुला याद रखना है, आई V इज इक्वल्स टू आई आर। इस कॉमन फॉर्मुला से जो भी चीजें आपको दी हुई है, जैसे इस क्वेश्चन में V दिया था, R दिया था, तो I निकाल लिया। कई बार ऐसे होगा आपको V और I दे देंगे, R निकालना होगा, या I और R दे देंगे, V निकालना होगा। तो हम 3 फॉर्मुला याद रखने की जगह एक ही फॉर्मुला आप लोगों को याद रखना है और इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी रजिस्टर में, यानी कि V की बात हो रही है, इट इज रिड्यूस टू हाफ। यानी कि अगर कोई किसी का पोटेंशियल इनिशियली V था, तो उसका नया पोटेंशियल उसने क्या किया, रिड्यूस टू हाफ। हाफ मतलब उसका आधा कर दिया। तो आपसे ये पूछा है तो उसके करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अब हम लोगों को पता है, ओम्स लॉ के डेफिनेशन में हमने देखा है कि करंट और पोटेंशियल एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो इसका मतलब अगर हमारा जो नया करंट है तो वो नया पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब पोटेंशियल हमें कितना बोला है, इट रिड्यूस टू हाफ। हाफ रिड्यूस बोला है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका करंट है, तो करंट ऑल्सो बिकम्स हाफ। तो इन क्वेश्चंस में आपको बस ये याद रखना है कि आई और वी जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वी अगर आधा होगा तो करंट भी आधा होगा, वी डबल होगा तो करंट भी डबल होगा, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की नोट्स का लिंक दे दिया गया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।